तो कहानी की शुरुआत ग्रेसफील्ड नाम के अनाथालय को दिखाते हुए होती है, जहां इजाबेला नाम की औरत सभी बच्चों को संभालती थी। यहाँ सभी बच्चे इजाबेला को माँ कहते थे और उसके साथ सभी खुश रहते थे। साथ ही सभी बच्चे एक दूसरे को भाई बहन मानकर शांति से रहा करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों की पहचान के लिए उनके गले पर नंबर्स का टैटू बनाया गया था। अनाथालय में इजाबेला बच्चों को पढ़ाती भी थी ताकि उन्हें जब अडॉप्ट किया जाए तो वो बाहर की दुनिया में अच्छे से जी सकें। यहाँ हम एमा, नॉर्मन और रे नाम के 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ के सबसे होशियार स्टूडेंट्स थे। ये अनाथालय एक सुंदर मैदान से घिरा हुआ था जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। यहाँ कोई भी बच्चा अनाथालय की फेंस को पार नहीं कर सकता था क्योंकि ये अनाथालय का सबसे इम्पोर्टेंट रूल था। इसके अलावा जब कोई फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करती थी तब उस बच्चे को हमेशा के लिए अनाथालय छोड़ना पड़ता था। इसी तरह आज रात कॉनी नाम की बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, इसलिए सभी कॉनी को अलविदा कहते हैं और फिर इजाबेला उसे अनाथालय से बाहर ले जाती है। कॉनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बात करते हैं कि क्या कॉनी उन्हें लेटर भेजेगी। असल में अनाथालय से जाने वाले बच्चे वादा करते थे कि वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स को लेटर जरूर भेजेंगे, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने अनाथालय में लेटर नहीं भेजा था। इसी दौरान एमा और नॉर्मन की नजर कॉनी के फेवरेट टेडी पर जाती है, जिसके बिना कॉनी कहीं भी नहीं जाती थी, इसलिए वो कॉनी के टेडी को उसे देने का सोचते हैं। तब रे कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी चालू है, जिसका मतलब कॉनी अभी भी यहीं पर है, इसलिए तुम जल्दी से उसके टेडी को देकर आ जाओ। जिस पर एमा और नॉर्मन जल्दी से गेट की ओर भागते हैं। यहाँ गेट पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। जब वो उस ट्रक के अंदर देखते हैं तो वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। असल में इस ट्रक के अंदर कॉनी की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके सीने पर एक फूल लगा हुआ था। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। जिसके बाद वहाँ 2 बड़े बड़े डीमंस आते हैं जो कॉनी की बॉडी को एक कैप्सूल में डाल देते हैं। इन डीमंस को देखकर एमा और नॉर्मन बुरी तरह डर जाते हैं और उनको बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ डीमंस कहते हैं कि इस जगह पर रहने वाले इंसानों का मीट काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और इन इंसानों को सिर्फ हमारे लिए पाला जाता है। यहाँ एमा और नॉर्मन को समझ आ जाता है कि उनका अनाथालय इंसानों का एक फार्म है, जहाँ सभी बच्चों को डीमंस के खाने के लिए रखा जाता है और एक दिन डीमंस सभी को खा जाएंगे। इसी बीच वहाँ इजाबेला आ जाती है, जो दोनों डीमंस से वादा करती है कि वो अगली बार उनके लिए इंटेलिजेंट बच्चा लाएगी। असल में जो बच्चे इंटेलिजेंट होते थे उनका मीट अच्छी क्वालिटी का माना जाता था। इसी दौरान डीमंस को एमा और नॉर्मन की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो चारों तरफ चेक करने लगते हैं, लेकिन जब वो ट्रक के नीचे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कॉनी का टेडी दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो इजाबेला को दे देते हैं। इस टेडी को देखकर इजाबेला को शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई बच्चा आया था। इस बीच नॉर्मन और एमा वापस अनाथालय की ओर भागते हैं, जहाँ एमा अचानक गिर जाती है और रोने लगती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ एक बुरी इंसान है और वो जहाँ रहते हैं वो अनाथालय नहीं बल्कि इंसानों का फार्म है। तब नॉर्मन उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे दिलासा देता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर एमा कहती है कि हम अकेले नहीं भागेंगे बल्कि अनाथालय के बाकी बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे। अगले दिन एमा और नॉर्मन अनाथालय की फेंस के पास जाते हैं, जहां नॉर्मन कहता है कि हमें यहां से भागने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी और जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम बाकी बच्चों को इस बारे में बता देंगे। इसके बाद दोनों उस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि फेंस की दूसरी साइड एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन था, इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें एक रस्सी लेकर यहाँ वापस आना होगा। दूसरी तरफ सारे बच्चे मैदान में खेलना बंद कर देते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़की गायब हो गई थी। तब इजाबेला वहाँ आती है, जो जल्दी से अपनी घड़ी निकालकर देखती है और जंगल की ओर चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ ही सेकंड में उस खोई हुई लड़की को अपने साथ मैदान में ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों पर ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाते हैं और एक पेड़ में कुछ रस्सियां छिपाते हैं, जिस दौरान उनका फ्रेंड रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। तब नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर रे को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो भी उनकी मदद करने का कहता है। इसके बाद वो रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी बुक्स पर उल्लू का स्टैंप लगा हुआ है, जिसके चारों ओर एक कोड लिखा हुआ है। जब वो उस कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिनर्वा नाम का आदमी अनाथालय की सारी सच्चाई जानता है और बुक्स के जरिए उन्हें बताना चाहता है कि सभी बच्चों को अनाथालय से भाग जाना चाहिए। इसके बाद शाम को इजाबेला सभी बच्चों को अपनी नई असिस्टेंट क्रोन से मिलवाती है। क्रोन के यहाँ आने से एमा और नॉर्मन का भागने का प्लान और भी टफ हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए अनाथालय में 2 औरतें थीं, जिनसे बचना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था।
यहाँ इजाबेला क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे की प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि मुझे लगता है ये तीनों बच्चे अनाथालय की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें तीनों पर नजर रखनी होगी। अगले दिन वो तीनों सभी बच्चों को एक स्पेशल गेम खिलाते हैं। इस गेम के जरिए वो दूसरे बच्चों को सिखाना चाहते थे कि अगर उन्हें कभी यहाँ से भागना पड़े तो वो छिपकर भाग सकते हैं। लेकिन तभी क्रोन उनकी बातें सुन लेती है और उनके साथ गेम में शामिल हो जाती है, जिसके बाद सभी बच्चे गेम शुरू करते हैं और क्रोन उन्हें पकड़ने लगती है। यहाँ क्रोन सभी को पकड़ लेती है लेकिन नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। इसी रात तीनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ नॉर्मन कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चों में कोई एक इजाबेला का जासूस है जो हमारी हर एक हरकत के बारे में इजाबेला को बता रहा है। नॉर्मन को लगता है कि ये जासूस बड़ी उम्र का बच्चा है, इसीलिए वो जासूस का पता लगाने के लिए अपनी उम्र के बच्चे डॉन और गिल्डा को सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। यहाँ डॉन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो निराश होकर रे को पीटने लगता है। तब एमा एक बार फिर उन्हें बताती है कि हमने जो भी कहा वो सब सच है और तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर गिल्डा एमा की बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि एमा इजाबेला से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो कभी भी उनके बारे झूठ नहीं बोलेगी। इसके बाद नॉर्मन डॉन और गिल्डा को उनके द्वारा छुपाई गई रस्सियों की जगह के बारे में बताता है। इसी रात हम एक अनजान बच्चे को देखते हैं जो कि इजाबेला का स्पाई था। वो इजाबेला को दरवाजे के नीचे से एक नोट देता है जिसमें रस्सियों के बारे में लिखा था और साथ ही लिखा था कि नॉर्मन एक बुरा इंसान है। अगली सुबह एमा, नॉर्मन और रे देखते हैं कि उनकी छुपाई रस्सियों को इजाबेला ले गई है। अब क्योंकि इन रस्सियों के बारे में उनके अलावा सिर्फ डॉन और गिल्डा ही जानते थे, इसलिए सारा शक उन्हें डॉन और गिल्डा पर जाता है। लेकिन तभी नॉर्मन बताता है कि डॉन और गिल्डा स्पाई नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों की असली जगह के बारे में नहीं बताया था। साथ ही कहता है कि ये सब मैंने रे को चेक करने के लिए प्लान किया था और रे के अलावा रस्सियों की असली जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसका मतलब रे ही इजाबेला का स्पाई है। तब रे कबूल करता है कि वो ही इजाबेला का स्पाई है और कहता है कि मैं बहुत पहले से अनाथालय की सच्चाई को जान चुका था, पर मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इजाबेला के लिए जासूसी करने का काम करना शुरू कर दिया। इसके बदले इजाबेला ने मेरे अडॉप्शन का टाइम बढ़ा दिया। साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने कॉनी के टेडी को छुपाया था ताकि तुम जब कॉनी को टेडी देने जाओ तो तुम्हें भी इजाबेला की सच्चाई का पता चल सके। रे की बातें सुनकर एमा और नॉर्मन उससे कहते हैं कि हम अभी भी तुम पर भरोसा करते हैं और फिर वो रे को टीम में शामिल करके उसे डबल स्पाई बना देते हैं, यानी कि रे अब इजाबेला के लिए नहीं बल्कि नॉर्मन के लिए स्पाई का काम करेगा। इसके बाद रे अपने रूम की फ्लोर पर बने सीक्रेट होल में रस्सियों को छिपा देता है। साथ ही वो उस होल में कुछ गैस कैन्स और अपने बनाए गैजेट को भी होल में रख देता है। असल में ये गैजेट उसने अपने ऊपर लगे ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाया था ताकि इजाबेला उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। इसके बाद रे इजाबेला के पास जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलता है कि बच्चे तुम्हारे खाने में जहर मिलाने की कोशिश करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन के लिए इजाबेला उसका शुक्रिया करती है, लेकिन फिर भी वो रे से कहती है कि कुछ महीनों बाद तुम्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिससे रे परेशान हो जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे उनकी रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उस दीवार के पास जाते हैं जहां क्रोन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन वो इजाबेला को इस बारे में बताने के बजाय बच्चों की मदद करने का कहती है। साथ ही उन्हें बताती है कि मेरी बॉडी में एक चिप लगी है और अगर कोई बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाता है तो मुझे चिप द्वारा करंट देकर मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। यहाँ बच्चों को पता चलता है कि क्रोन भी इसी अनाथालय में पली बड़ी थी और अब वो इजाबेला को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती थी, इसलिए वो बच्चों की मदद करना चाहती थी। इसी रात वो पांचों बच्चे क्रोन के रूम में जाते हैं जहां वो उन्हें एक कहानी सुनाती है कि 1000 साल पहले मानव जाति और डीमंस के बीच युद्ध शुरू हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई। इसलिए दोनों ग्रुप्स ने द प्रॉमिस नाम का एक सौदा किया जिसमें दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दुनिया में रहने के लिए मान गए थे। साथ ही डीमंस ने इंसानों से वादा किया कि वो अब उन्हें और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में इंसानों को उन्हें खाने के लिए कुछ बच्चे देने पड़ेंगे। यही कारण था कि कुछ अनाथालयों में इंसानों के बच्चों को डीमंस के लिए रखा गया और उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर पालने लगे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का दिमाग खाने से डीमंस समझदार हो जाते हैं, जिससे वो इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। इसी दौरान वो बच्चे क्रोन से ट्रैकर के बारे में पूछते हैं। तब क्रोन बताती है कि सभी बच्चों के कानों पर ट्रैकर लगाया गया है ताकि इजाबेला सभी बच्चों की लोकेशन देख सके। अब क्योंकि रे ने ट्रैकर को ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया था, इसलिए किसी को भी ट्रैकर की चिंता नहीं थी, जिससे क्रोन समझ जाती है कि बच्चों को ट्रैकर ब्लॉक करने का तरीका मिल गया है।
इसलिए वो उनके तरीके का पता लगाने कहती है। अगले दिन सभी बच्चे जब खेलने के लिए बाहर जाते हैं तब क्रोन ट्रैकर को ब्लॉक करने वाले गैजेट को ढूंढने के लिए बच्चों के बेडरूम में जाती है, जिस दौरान गिल्डा उसे विंडो से देख लेती है और जल्दी से अपने साथियों को इस बारे में बता देती है, जिससे बच्चे उस ब्लॉकर को एक पिग टेडी में रख देते हैं जिसे क्रोन ने पहले ही चेक कर लिया था। इसके बाद क्रोन को रे का सीक्रेट होल मिल जाता है, जिसे खाली देखकर क्रोन को शक होता है, इसलिए वो फिर से रूम की तलाशी लेने लगती है और उस पिग टेडी को उठा लेती है, जिस दौरान वहाँ इजाबेला आ जाती है और क्रोन को एक लेटर देते हुए बताती है कि तुम्हें दूसरे अनाथालय में माँ की पोस्ट दी गई है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर क्रोन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो जाने से पहले 5 बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली जाती है। जब क्रोन मेन गेट पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात अनाथालय की सुपरवाइजर से होती है, जिसे सभी लोग दादी के नाम से जानते थे। यहाँ क्रोन दादी को अनाथालय में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर दादी कहती है कि इजाबेला अपना काम अच्छे से करती है और वो कभी भी बच्चों को भागने नहीं देगी। तभी वहाँ एक डीमन आ जाता है और दादी उस डीमन से क्रोन को मरवा देती है। इसके बाद हम एमा और नॉर्मन को उस दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं, जबकि रे इजाबेला का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझाए रखता है। लेकिन इजाबेला को उन सभी पर पहले से ही शक था, इसलिए वो रे की बातें नहीं सुनती और उसे एक रूम में बंद कर देती है। तब डॉन रे को रूम से बाहर निकालता है, जिस दौरान इजाबेला दीवार की ओर निकल जाती है, जहां वो नॉर्मन और एमा को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उन्हें डांटने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, फिर भी तुमने अनाथालय के रूल को तोड़ने की कोशिश की है। तभी अचानक एमा इजाबेला को पकड़ती है ताकि नॉर्मन वहां से भाग सके, लेकिन इजाबेला आसानी से एमा पर हावी हो जाती है और उसका पैर तोड़ देती है। ये देखकर नॉर्मन रुक जाता है और उसके बिना जाने से इनकार कर देता है। तब इजाबेला नॉर्मन को बताती है कि अगला एडॉप्शन तुम्हारा होगा, इसलिए अनाथालय में तुम्हारा आखिरी दिन है। इसी रात 4 बच्चे नॉर्मन की मदद करने के लिए दोबारा इकट्ठे होते हैं, जिस पर नॉर्मन उनसे कहता है कि अगर मुझे दूसरों की रक्षा करनी है तो मैं खुशी से अपना बलिदान दे दूंगा। इसके बाद नॉर्मन अपना सामान पैक करने लगता है, जिस दौरान उसे एक पेन मिलता है जो कि क्रोन ने उनकी हेल्प के लिए रखा था। अगले दिन नॉर्मन कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि दीवार की दूसरी साइड काफी गहरी खाई है, जिस वजह से वो आसानी से दीवार पार नहीं कर सकते थे। खैर, नॉर्मन वापस अनाथालय में आता है और अपने दोस्तों के लिए एक कागज पर ड्राइंग बनाता है और उन्हें उस खाई को पार करने के लिए एक पुल खोजने का कहता है। इसी शाम नॉर्मन को अनाथालय से बाहर जाना था, इसलिए वो सभी बच्चों से अलविदा कहता है। तब एमा बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो डीमन नॉर्मन को खा जाएगा। इसके बाद इजाबेला नॉर्मन को मेन गेट पर ले जाती है, जहां नॉर्मन की मुलाकात पीटर नाम के आदमी से होती है। यहाँ पीटर नॉर्मन को समझाता है कि वो डीमंस को खाना खिलाने वाले ऑपरेशन का लीडर है और फिर वो नॉर्मन को सभी चीजें डिटेल में बताने लगता है, जिस पर नॉर्मन कहता है कि तुम्हें मुझको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ मेरी मर्जी से आया हूँ। इसी बीच एक डीमन वहाँ आता है और नॉर्मन को मार डालता है। यहाँ एमा बहुत उदास थी और वो अपनी चोट के कारण कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब इजाबेला एमा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस अनाथालय की अगली माँ बनो। ये सुनकर एमा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रे अब अकेला हो चुका था, जिस वजह से उसकी यहाँ से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। इसी बीच इजाबेला रे को बताती है कि अडॉप्शन के लिए अगला नंबर तुम्हारा ही है। इसी रात एमा रे के पास आती है और उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन रे के पास पहले से ही एक प्लान होता है, इसलिए वो अपने प्लान के हिसाब से खुद को आग लगा लेता है। जैसे ही आग की लपटें रूम में फैलती हैं, एमा रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर इजाबेला वहाँ आ जाती है। तब एमा उसे रोते हुए बताती है कि रे ने तुम्हारी वॉच के साथ खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर इजाबेला जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करती है। असल में उसकी वॉच बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसी के जरिए वो सभी बच्चों की लोकेशन देखा करती थी। यहाँ इजाबेला जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एमा वहाँ से जा चुकी है। असल में ये सब उनके प्लान के हिसाब से हो रहा था। खैर, एमा सभी बच्चों को लेकर भाग जाती है, जहाँ रे भी उसी के साथ होता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें नॉर्मन के जाने के बाद एमा को उसका लेटर मिला था। इस लेटर में नॉर्मन ने यहाँ से भागने के कुछ तरीके लिखे थे और उस स्पेशल पेन को भी लेटर के साथ रख दिया था, जिसके बाद एमा ने वो लेटर डॉन और गिल्डा को दे दिया ताकि वो बच्चों के साथ मिलकर प्लान पर काम करते रहें। दूसरी तरफ इजाबेला को एमा पर शक ना हो, इसलिए वो उसके सामने उदास होने का नाटक करने लगी थी। इस प्लान के बारे में एमा ने रे को नहीं बताया था, क्योंकि इजाबेला हमेशा रे पर नजर रखती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जब रे खुद को आग लगा रहा था, तब एमा ने उसके ट्रैकर को चाकू से बाहर निकालकर
आग में फेंक दिया था और फिर इजाबेला को रे की मौत के बारे में झूठ बोलकर उसे चकमा दे दिया था, जिसके बाद उसने सभी बच्चों की चिप को चाकू से हटा दिया। लेकिन वो सबसे छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए एमा ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें लेने जरूर आएंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां सभी बच्चे एक एक करके उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और अपनी रस्सियों को चट्टान की दूसरी ओर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो सभी दूसरी तरफ पहुंचने के लिए हैंगर्स का यूज करते हैं। यहाँ एमा को छोड़कर बाकी के सभी बच्चे दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ इजाबेला आ जाती है, जो एमा से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मासूम थी और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैंने इस जगह से भागने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब मैं इस दीवार पर खड़ी थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से कभी नहीं भाग पाऊंगी। इसके बाद वो बताती है कि जब मेरा बच्चा हुआ तब उसकी कुछ समय बाद डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने इस अनाथालय की मां बनने और बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया था। यहाँ ये भी चलता है कि जब बच्चों को डीमंस के हवाले किया जाता था तब इजाबेला को बहुत दुख होता था, लेकिन वो ये सब इंसानों को बचाने के लिए कर रही थी। यहाँ इजाबेला एमा को बताती है कि तुम मेरी फेवरेट हो, लेकिन अभी भी इजाबेला एमा को धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देगी, जिस पर एमा कहती है कि माँ मुझे आप पर विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करोगी। जिसके बाद एमा उस रस्सी से दूसरी ओर जाने लगती है। ये देखकर इजाबेला रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं काटती। इजाबेला दीवार पर खड़ी होकर गर्व से सभी बच्चों को दौड़ते हुए देखती है। तभी उसे याद आता है कि रे मैदान में बैठकर जिस सॉन्ग को गा रहा था वो सॉन्ग इजाबेला अपने प्रेगनेंसी टाइम में गुनगुनाती थी, जिससे इजाबेला को एहसास होता है कि रे ही उसका बच्चा था जो कि बचपन में ही खो गया था। यहाँ सभी बच्चे जंगल में अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं। तब एमा बच्चों को वो पेन दिखाती है, जिसे ओपन करने पर उसमें से एक उल्लू बाहर निकलता है, जो कि सभी बच्चों को शहर की ओर ले जाने लगता। इस बीच इजाबेला पीटर और दादी से मिलने जाती है और सभी बच्चों के भागने के पीछे खुद को जिम्मेदार मानती है, इसलिए पीटर उसे सजा के तौर पर एक डीमन के हवाले कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे मिस्ट्री एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।